गरीब आदमी की ज़िंदगी इस मुल्क के अंदर किस हद दर्जा मुश्किल में गुजर रही है, इसको बताने के लिए अल्फाज मेरे पास नहीं हैं। कौसर 24-25 साल लड़की जिसके साथ उसके गांव के रिहायशी मुकीम शख्स ने ज़्यादती की, उस लड़की की हालात व वाक़यात, उसकी शख्सियत, उसकी ज़िंदगी को सामने रखते हुए उसका इंटरव्यू मुलाहिज़ा कीजिएगा। अगर आप ज़र्रा बराबर भी दर्द दिल अपने दिल में रखते हैं तो मेरा दावा है कि आपकी रूह कांप जाएगी। जो सफ़ाक माशरे की तरफ से उसको एक रद्द अमल बर्दाश्त करना पड़ा और जो उसके साथ हुआ है, आइए उससे पूछते हैं, उसके ख़ानदान से पूछते हैं ये वाक़या क्यों, कैसे, किस तरह से रूनुमा हुआ। उकाड़ा के मज़ाफ़ात में दीपालपुर और दीपालपुर के मज़ाफ़ात में 45D का ये गांव, जिसकी मुकीम 25 साल लड़की जिसके साथ रेप हुआ, उसके चचा और ख़ानदान के बाकी अफराद हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सरफराज साहब, आपकी मुद्दत में पर्चा दर्ज किया गया है, इस हुआ क्या था ज़रा बताइएगा हमें। बच्ची है जी, तो इधर शेप का ला करते आया था दीना मोल जी, तो उस बच्ची आख्या थथवा थोड़े बोल दी, उस आख्या भी मेरा भाई घर नहीं है था, वो किसी वंड आ गया था। वो जी अगू फेरते तो मुड़ दोबारा आया जी, दोबारा छोरी बुआ दे तारीख क्या थी है, जरा माइक दीजिएगा बहन को। बुधवार है सी, बुध 13 तारीख। हाँ जी हाँ जी। तो पहले आया सी, दिगर दा टाइम सी, तो उदों वेखते थे, पुछ के गया चला। जदों मुड़ शाम वेले मुड़ आया सी, उस तो बाद मुड़ सोते दी अजान तो बाद आया, उदों कैसी कीता सी कल्ले जने। हाँ जी। बाकी घर वाले कोई घर नहीं, कोई बंदा छेड़ू नहीं, मैं की घर कोई सी ना, भाई सी घर ते कल्ली हैगी सी। कहाँ कोई नहीं हैगा सी। कहाँ पे, गांव में थे, गांव से बाहर थे, कहाँ पे थे? बाहर से मैं घर जी सी। और भाई कहाँ पे था? भाई काम गया हुआ सी, कामिलात हैगा सी। अच्छा, ये जिसने ये हरकत की उसका नाम है अमीन। अमीन भी आपका मोहल्लेदार है? दीन मंद, हाँ जी, इत्थों हैगा सी, सीधा मल्ला उन्हें घर जान जा रहा। दीन मोहम्मद? हाँ जी। कब से जानते हैं आप लोग उसे? कोई नहीं जानते, वाह उम्र दा हैगा सी। नहीं है तो आप ही के गांव का ना, 45D का रहने वाला? हाँ जी हाँ जी, आप ही हैगा सी, आप आया। उसको पहले से जानते हैं आप लोग? हाँ पहले जानते सी, पहले से जानते थे? पहले जानते सी। की पता उस दिन शराब पीती सु की कीता सु तो की नहीं। उस दिन तो कोई बंदा छिड़ जाता, दिगर दा भौंकदा फिरदा लगा फिरा, पुछदा फिरदा मुड़ाते शाम सोते जैसे वेखा लोग सौ गया तो बह बूगन उदों आया, तो कुंडी दे के बैठी सी, तो बुआ दे धक तो बुआ तोड़ दिता सो। हाँ जी, दरवाजा ये वाला दरवाजा? हाँ जी, यहो सावा सी, जड़ी मंजी ते अंदरों बैठा के बाहर लिया को, उससे मंजी ते बैठी सो, तो दरीक के थले सटिया सो, थले सुट के तो मैंने बार खिलाफी करता रहा। जदों मुड़े बाहर निकले उदों हाल हल पाए सो, उदों मुड़ आड़ गुआड़ जुड़िया है, तो उदों मुड़ो आप नस गया सी। नाज़रीन, ये बच्ची कौसर जिसकी उम्र करीबन 24-25 साल है, हैंडीकैप है। इसके हाथ और पैर वो सही तरह से काम नहीं करते, कुछ दिमागी तौर पे भी मेंटली डिस्टर्ब है। बेगुनाहणी ना होंदे गुनाह च ना पा के चुजा ना सही, उस तो बैठा खाता पीता जावे ना बैठा जावे ना। साढ़े असी तो इन्ने को गरीब है गए, जो साथे कोई नई चीज़ हैगी, जो कोई साउंड समझ मकान डठा साढ़ा साल का साथ वो नहीं पाया जाता। असी पराई जगह ते बैठे सी तो रुलदे सी, तो असी चलो 4 दिन असी कढ़ के दादा पा लवांगे। साढ़े नाल अचानक किद्दे नहीं होया सी, जदों आ साढ़े नाल कर दिता उन्हां ते ओनू ये जानने भी पिंड च हुण जिंदा ना आवे, उंदी हड्डियां इत्थे आवन, जिंदा नहीं वो आ सकता पिंड च, ये असीं ते जानने उन्हूं उत्थे। अगर आप गरीब हैं तो आपकी रोटी भी मुश्किल है, रोटी मुश्किल है कि इज्जत आंढ का गुआंढ सानू देन रोटी।
इज्जत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो महफूज रहे। अगर आपकी इज्जत मफलूज भी है तो इस शहर में, इस माशरे में, इस समाज में फैलते हुए दरिंदों से महफूज नहीं है। कौसर भी हमारे साथ मौजूद है। कौसर को जरा माइक दीजिएगा। कौसर, तुम्हें याद है क्या हुआ था उस दिन तुम्हारे साथ? बचरी जल्दी ते वो रेत बचरी ते वो नून दता मार ते मनु आदर बाजी तीती ते मैंने डोन दे तड़ाया। कितनी देर? डोन दे तड़ाया। वो होश में था या नशे में था? पहले मैंने थोड़ी बहुत आई थी तो और बाद मैं नहीं हो आई थी। दीने को तुम पहले भी जानती, देखा था तुमने? दीमा मॉल ते माँ वो बहुत आया थी माँ बैठी थी ते तेरा बैठी थी माँ वो तो नहीं रहा ते मो माँ जो तीन नुम पत्ते बारी भी ते आना माँ भाई पत्ते माँ बाद देना तो माँ नहीं माँ आप पाले था हद ओ फिर चला दिया ते तेरी बात आज ये वो बात माँ वो दे बैठी हुई थी ते आना बोला माँ नहीं ला रही वो दत्ता माया वो दिन में हालाल दत्ता मैं मुँह ने बांध डाले हाथ दे मम्मा ये भी डाल दी थी मैंने दीदा नहीं हमने नेला तू आज दीदी ने डाल तू मैंने दीदा नहीं ऐसे हाँ आने थे अरे तेरे मम्मा वेट ले तू नियर लाने बेटा मैं जिंदा को गुनाह हैगा तो तुसी भी दसो भी बेकसूर ते बेगुनाही ते जेड़ा कोई हाल बनया ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਨੇ आ भी ओंदी इत्थे हड्डी भी ना आवे। इस खानदान का नौजवान लड़का भी हमारे साथ मौजूद है। जरा माइक दीजिएगा भाई को। आपका नाम क्या है? इंतजार। इंतजार? हाँ जी। आप क्या करते हो? नया सेपी दा हूँ। नाई हो? हाँ जी। महीने का कितने पैसे कमा लेते हो? ऐसा कुछ जेड़े दाने बंदे घास फूला भी देन जेड़े 15-20 महीने के 15-20 हज़ार रुपए कमा लेते हो? नहीं कितने? साल दे मस होंदे न जेड़े भी हो जान ओ घास फूला भी देन जेड़े लोकी दे दू जांदे ना लोकी दे यार। हाँ नाज़रीन, ये भी आपको बताता चलूं कि गांव देहात के अंदर जो कल्चर है वो ये कि नाई को महीने के नहीं या हर कटिंग के ऊपर पैसे नहीं दिए जाते। नाई को लमसम 6 महीने, साल या फसल के हिसाब से एक माकूल, इंतहाई माकूल मकदार गंदम की, गल्ले की दे दी जाती है। और इस लड़के का, इसकी बहनों का गुजारा भी उसी तरह की डीलिंग के ऊपर चलता है। इंतजार लोग गला वगैरह तो दे जाते हाँ हैं, जी। लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए पैसों की जरूरत भी होती है। वो जरूरत कैसे पूरी करते हो? कहाँ से पूरी करते हो? खुदा वास्ते क्या खुदा वास्ते? बेन बच्चे दे जाते थे तो मरद लगे। मतलब खुदा वास्ते इस बच्ची के लिए दे जाते तो वो हाँ तुम जी। इस्तेमाल कर रहे हाँ जी। सरफराज साहब, पर्चा आपने दर्ज करवाया जी
उसी दिन पर्चा दर्ज हो गया? हाँ जी, रात ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। रात को कितने बजे? रात- 7:30 बजे का तो ये वकूआ है। हाँ जी, ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 2-3 ਵਜੇ ਜੀ ਉਹ 2 बजे ਹੋਇਆ ਸੀ। पर्चा हो गया। हाँ जी, फिर पुलिस ने क्या कार्रवाई शुरू की? ਪੁਲਿਸ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮਲਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਗੁਲਾਮ ਬਿੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਛੱਡਿਆ ਮਲਕ ਅਬਾਸ ਕੋਲ, ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜੀ। ਉਹ गुलाम मोहम्मद अपने बेटे को, रेपिस्ट को, रेप करने वाले को एमपीए के पास छोड़ा। हाँ जी। एमपीए के पास क्यों छोड़ा? ਜੀ ਇਹ ਕੋ ਬਚਾ ਬਚੂ ਲਈ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮਲਕ ਅਬਾਸ ਉਰਾਂ ਜੀ ਉਹ ਪਰੇ ਲਈ ਵਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਸਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲਵੋ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। यकीनन आपको और मुझे बड़े शहरों में बैठ के इस ज़िंदगी और इसकी तकालीफ का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन इंतज़ार इसकी बहनों का ख़ानदान, इसकी कसमा पुरसी, इसकी मुफलिसी, इसकी मुश्किल ज़िंदगी की अक्कास है। यह अक्कासी हम कैमरे की आंख के ज़रिए आपके सामने कर रहे हैं, लेकिन इस अक्कासी का शायद को फ़ायदा ना हो जब तक इस मुल्क को राह रास्त पे ले जाने वाले, इस मुल्क को लीड करने वाले लीडरान अपनी आंख नहीं खोलेंगे। और ये ज़ाहिरी आंख खुलने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक वो अपने दिल की आंखों से तकलीफ़ बर्दाश्त ये महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि इन तकलीफ़ों से गुज़रना तो बहुत दूर की बात, उन लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है कि इस मुल्क के अंदर इंतज़ार और इसके गरीब ख़ानदान की तरह किस किस गरीब की इज़्ज़त हुर्मत के चीथड़े किए जा रहे हैं और उसको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही। गलती करने से पहले क्या जहन के ऊपर क्या तारी हो गया था? वो लड़की तो मफलूज है, अपाहज है वो लड़की। बस शैतान जिसे आ जाए बस, जड़ा नहीं। हार्डली 35 से 40 मीटर दूर है वो घर जो इस कल्परेट का है। कौसर के घर एक रोड के उस कॉर्नर पे है और वो कल्परेट जिसने उस लड़की को, मफलूज लड़की को रेप किया, उसका घर इस सड़क के दूसरे कॉर्नर पर है, जहाँ पे उसकी फैमिली, उसके बेटे, उसके ख़ानदान के लोग मौजूद हैं। इनसे भी बात करते हैं। ये जो पर्चा करवाया है सरफराज ने, कौसर ने, सरफराज की मुद्दत में जो एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें अमीन गिरफ्तार हुआ है, जी जी इसके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? जी उन्हें कराया जो बैसना किया गया, हाँ, जनाब के कोई गुनाह नहीं किया गया। उसका जड़ा है भाई, उसमें चाटा मारिया गई, ते चाटा की एक दिन अगे दूसरे दिन उन्हें बलेम ला दिता। वो बच्ची बता रही है कि जना किया है उसने, जबरदस्ती जना किया है। बच्ची ने बचा रहा है अपना ठंडा। इंस्पेक्टर साहब मौके से आया है, उसने बुआ आके दिता होया है, अंदर कुंडा दिता होया है, तो उसका कुंडा किवें लगता है? उसका वो धक्का दिता इसो, उसने आदमी अंदर खुआ दिता है, तो उन कुंडा दिवाया, तो उन धक्का लेंदा रहन, वो नहीं कुंडा लथा। फिर वो बच्ची क्यों झूठ बोल रही है? जो जड़े उनके भाई ने चाटा मारिया उसकी वजह ना उन्हें बसा दी, तो बलेम ला दे। चांटे क्यों मारी थी? वो सेव नहीं करता ना, असी सेपी देने हजामता नहीं करता। फिर ये बताओ भाई साहब कि आपने बेटा अपना एमपीए के पास जाके क्यों छोड़ा, पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? वो जी रात को पुलिस आई, उन्हें बनाया डाकू आ गए, उन्हें फायर इतने भगाया, वो डरदा निकल गया। जिस पुलिस मेरे को गई जो है गल बेटे ने दया, मैं क्यों तुझा उन्हें डराया चाहे फायर मारते, हूँ मैं किदू लियावा? सुबह मैं उन्हें बाहर से थोड़ा पेश कर देता, मैं जनाब की सुबह ले गया, उन्होंने पेश कर देता है। नहीं तो पुलिस को पेश नहीं किया, आपने एमपीए को पेश क्यों किया? जनाब मैं ले जाता, उत्थे एमपीए भी बैठा है, ते अपना इंस्पेक्टर साहब भी बैठा है, तो मैं कि मैं अगर जाना इंस्पेक्टर ने मैं राती तेरे ना वायदा किया इला बंदा ही। अजीज, यहाँ पे मौक़िफ़ जो हमारे सामने आया है उससे कहानी का जो रुख है वो यकसर तब्दील हो रहा है। मौक़िफ़ लेना हमारी बुनियादी जिम्मेदारी और फरीज़ा भी है, लेकिन शायद बहुत सारे लोगों को ये अंदाज़ा नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन
और साइंस में जिद्दत तरक्की किस तरह से इन्वेस्टिगेशन को बहुत आसान कर चुकी है। ये रेप अगर हुआ या ये कि रेप नहीं हुआ, ये सब कुछ मेडिकल रिपोर्ट के अंदर बड़ा क्रिस्टल क्लियरली आपके और हमारे यानी हम लोगों के सामने आ जाएगा। मलक अब्बास खोखर जो कि मलक अली अब्बास खोखर एमपीए के वालिद हैं, और इन साहब का किरदार इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुल्जिम के बाप ने अपने बेटे को पुलिस के हवाले नहीं किया, बल्कि पुलिस के छापा मारने के बाद उन्होंने मुल्जिम को मलक अब्बास खोखर की हवालगी में दिया, इस जिम्मेदारी के साथ क्योंकि जनाब जबर के मुकदमात में अमूमन पुलिस जो रवैया रवा रखती है मुल्जिमान के साथ वो हौलनाक होता है। उस हौलनाक रवैये और 3rd डिग्री से बचाने के लिए अपने बेटे को एक एमपीए के वालिद की कस्टडी में दिया गया। एमपीए से हमने राब्ता किया उनका मौक़िफ़ जानने के लिए। करीबन 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद उन्होंने हमें हमारे अपने डेरे पे बुलाया। जब हम उनके डेरे पे पहुंच गए तो पता लगा वो किसी काम से लाहौर चले गए हैं। थाने चलते हैं जहां पे मुल्जिम मोहम्मद अमीन पुलिस की हिरासत में है, उसको इंटरव्यू किया। चक 45D का रिहायशी मोहम्मद अमीन, जिसके नाम के मानी है अमानतदार, लेकिन इस शख्स ने कितनी बड़ी खयानत की वो खयानत आप प्रोग्राम के पिछले हिस्से में देख चुके हैं। मोहम्मद अमीन हमारे साथ मौजूद है थाना सदर दीपालपुर में, इससे बात करते हैं। 11 तारीख को क्या हुआ था मगरिब के वक्त, वो हुआ खुद बताओ। जी मैं गया हजामत करावनी है, वो कमरे उत्थे कल्ली आई ठीक है, ते बस गलती कर बैठा एक बारी जनाब। जनाब की कोई गुनाह नहीं किया गया। नहीं, वो गलती कैसे? उस लड़की को देखा तो तुम्हें ख्याल आया या पहले से जहन पे तारी था कि आज मैंने इस नाई को या इसकी बहन को नहीं छोड़ना? जी वो ये ना मुझे शैतान जिसे आ जावे उसे कोई पता नहीं रहता। ये तो हुण जिहड़ी है बहुत गलती हो गई होंदी, हुण माफ़ी दी जावे। अच्छा, तो मुस्कुरा के उसकी माफी मांग? नहीं जी, गलती कर बैठा हूँ मैं तेनू आखी। तुम्हारे बच्चे कितने? जी 6 6 बच्चे हैं। कितने बेटे कितनी बेटियां? एक बेटी है। बेटी की उम्र क्या? वो है कोई 20 साल। 20 साल। जिस लड़की को तुमने ज्यादती की वो थी 24-25 साल की हैं? 20 साल की बेटी के बाप हो तुम। गलती करने से पहले क्या जहन के ऊपर क्या तारी हो गया था? वो लड़की तो मफलूज है, अपाहज है वो लड़की। बस शैतान जिसे आ जाए बस, जड़ा नहीं जड़ी नाले लानत होवे वो आती ठंडी। लानत क्या? ये लानत ही खरीद लेना मैं। लानत खरीद? हाँ जी, ये लानत ही मेरे ते आ गई ना। लानत आ गई तुम्हारे ऊपर। अच्छा, वो तुमने ये तो कह दिया ना शैतान आ गया, वो हो गई तुमसे गलती, लेकिन वो कैसे पलट के तुम वापस आए उसके घर? दरवाजा तुमने ठुड्डा मार के खोला? नहीं, दरवाजा हाँ खुला जी। दरवाजा खुला हुआ था। लड़की को तुमने खींच के चारपाई से नीचे गिराया? नहीं जी, वो उत्थे ही बैठी उत्थे आई उस मंजी ते उत्थे। अमीन मुझे बताओ कि तुम्हें ख्याल नहीं आया कि तुम्हारी बेटी के साथ अगर कोई इस तरह की हरकत करे तो एक बाप की हैसियत से तुम्हें क्या लगेगा, कैसा महसूस होगा? बस उस शैतान जी नहीं ना, अगर किसी के सर पे शैतान आए और तुम्हारी बेटी के साथ ये करे तो फिर क्या तुम बाप की हैसियत से क्या महसूस करोगे? बुरा ही लगना। क्या बुरा लगेगा? वो जिस शख्स के सर पे शैतान आया उसने तुम्हारी बेटी के साथ जबरी जना किया, ज्यादती की, तुम क्या चाहोगे उसके साथ क्या हो? मारना चाहोगे हैं? मारना चाहोगे ना? मारना चाहोगे उसे? अब तुम्हें एहसास हो गया तुमने गलती की, तो तुम्हारे साथ क्या किया जाए? तू तो शादीशुदा आदमी था, तेरे 6 अपने बच्चे हैं। बस पहली दफा गलती तेरे कर बच्चों के आगे बच्चे हैं, तुझे शर्म नहीं आती बेगैरत इंसान? बस पहली दफा ये गलती हो गई इतनी जिंदगी दे बस। तेरी बेटी के साथ किसी ने ज्यादती की होती तू माफ कर देता पहली दफा की गलती समझ के? वो गरीब थी इसलिए तूने उसको अपनी हवस का निशाना बना दिया कि उसने क्या बेजबान है, अपाहज है, उसने क्या
किसी को क्या बताना। और गांव का नाई है, तू जिम्मेदार है गांव का, जी है? बोलता नहीं भैया? जी जी बोलता पे जिम्मेदारी का सर पे भूत सवार था नहीं, कि ये इन्होंने नहीं, गरीबों ने नहीं। क्या करना तेरे आगे? ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਨੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ ਗਲਤੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਣੇ ਰਹੀ ਜੀ मजहब क्या तुम्हारा? ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹਾਂ। मुसलमान? मुसलमान कौन होता है? ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। तरीकेकार की मुसलमानी क्या है? इस गल दी अल्लाह भी माफी दे देवे ते ओए अल्लाह तुसी की भी दे माफी देओ। छोड़, पहले बता तुझे तो पता ही नहीं है मुसलमान का अल्लाह क्या है? जी अल्लाह क्या है? कौन है अल्लाह? जी जंगली लोग सानू क्या पता है हैं? जंगली लोग क्या पता है सानू जी मफलूज अनपढ़ लड़की को रेप करना पता है तुझे? मफलूज लड़की को रेप करना तुझे आता है और तू अपने आप को मुसलमान कहता है? जी कौन से अल्लाह से माफी मांग रहा था? अभी तूने कहा अल्लाह भी माफ कर देता है। अल्लाह कौन है? कहाँ रहता है अल्लाह? अल्लाह उतना ही आसमान पे ही है जी ना आसमान पे ही है। जी तो तेरा और अल्लाह का क्या लेना देना? वो ऊपर आसमान पे, तू नीचे जमीन पे। वो गलतियां गुलतियां माफ कर ही देता है जी इस शख्स की जहालत जो इसके लिए, इसके जहन के लिए, इसके ज़मीर के लिए सबसे बड़ा ट्रंकुलाइजर है। इस बदखसलत जानवर दरिंदे बेहस को ये अंदाज़ा नहीं कि इसने क्या किया है। इसको शर्मिंदगी नहीं, और ये सिर्फ अदाकारी क्या कर रहा है। गलती हो जाती है, शैतान आ गया, अल्लाह भी माफ़ कर देता है। इसको पता ही नहीं कि जिस मज़हब का ये पैरोकार है उस मज़हब में खुदा, अल्लाह का वजूद क्या है। खुदा की कसम मुश्किल है इस जहालत को काउंटर करना, इग्नोरेंस की इस कैटेगरी को सवाल जवाब के थ्रू और अनलीश करना। ये मेरा बस नहीं चल रहा। इखलाकियात और सहाफ़ती इखलाकियात मेरे हाथ बांधे हुए हैं, नहीं तो यकीन जाने बहुत मुश्किल है कि ऐसे शख्स के साथ खड़े होकर अपने हाथों का इस्तेमाल ना करना। मफलूज अपाहज लड़की रेप करता है, फिर कहता है शैतान सर पे आ गया, फिर कहता है मुसलमान है, फिर कहता है कि मुसलमान क्यों है इसे नहीं पता। नाज़रीन, ये जहालत है जो इस रियासत के करिया करिया गांव गांव घर घर में पनप रही है, पल रही है, और उबलती हुई आबादी इस जहालत के समुंदर में डूब रही है। इस लूज करैक्टर को, इस बदबख्त को पता है कि ये जिस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहता है वहाँ पे मुमकिन ही नहीं है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई वो सज़ा जो कि ज़नाकार के लिए थी, उस ज़नाकार के लिए जिसकी शादी हो। जो शादीशुदा ना हो उसके लिए कुछ और सज़ा है, लेकिन जो शादीशुदा, इसके जैसा जवान बेटी का बाप, 5 बेटों का बाप, उसके लिए सज़ा कुछ और है। इसके दिल को सुकून और राहत इसलिए है कि इस ताज़ीरात के अंदर कोई ऐसी सज़ा नहीं जो इसको ज़मीन में गाड़ के पत्थर मार मार के इबरत का निशान बना के इसको मारा जाए। ऐसे केसेस बढ़ते रहेंगे, ऐसे केसेस सामने आते रहेंगे तब तक जब तक इस पार्लिमान में बैठे हुए लोग हंगामी बुनियादों के ऊपर ये कानून साजी ना करें कि इस जैसे किरदार जो अपनी जहालत की वजह से, जिस जहालत का इनको खुद अंदाज़ा नहीं, उस जहालत की वजह से अपने इर्द गिर्द रहने वाले इंसानों, बिलखुसूस सिन्फ़े नाजुक औरत के लिए कितना बड़ा इम्तहान साबित हो सकते हैं। इसकी दरिंदगी का शिकार हुई मफलूज बेज़बान कौसर, लेकिन इस जैसे किसी और सफाक दरिंदे की दरिंदगी का शिकार आपकी या मेरी, हम लोगों में से किसी की माँ बहन बेटी भी हो सकती है। हुक्मरानों को इसका अंदाज़ा, इस नज़ाकत का अंदाज़ा करना चाहिए। गो के माना कि उनके ख़ानदान और फैमिली मेम्बर्स बहुत प्रोटेक्टेड हैं, पुलिस के हिसार में हैं, सिक्योरिटी के हिसार में हैं, लेकिन 18 से 20 करोड़ लोग, जिनमें से आधी ख़वातीन हैं, आधी से ज़्यादा ख़वातीन हैं, वो इस जैसे दरिंदों की दरिंदगी और जहालत से महफूज नहीं। कानून में तो सज़ा की कमी नहीं है। जब रेप की औरत विक्टिम हो तो एक तासुर ही हमारे आदमियों का फ़र्क हो जाता है।
नाज़रीन, पंजाब के गांव दीपालपुर का एक गांव 45D जिसका रिहायशी मोहम्मद अमीन, उसकी 50 साल उम्र में उसकी जिनसी फ्रस्ट्रेशन जिस अंदाज में निकली, नाकाबिले नफ़रत है, नाकाबिले हक़ारत है। ये केस जो कि बड़ा सिंपल था और पहले से ही जैसे ही कंप्लेनेंट ने इसकी दरख्वास्त की, FIR की, तो मुश्किल नहीं था इस केस को रिजॉल्व करना। इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद अकबर, थाना सदर दीपालपुर से। अकबर साहब, कितनी देर लगी आपको इस्टेब्लिश करने में कि मोहम्मद अमीन ने ये ज़नाब जब्र किया है? जब भी हमें इतला मिली है फौरी तौर पे वकूबे पे पहुँचे हैं और फौरी तौर पे जो है ना इनकी FIR दर्ज की है, मुलज़म पे रेड किया है। जब भाग गया था, FIR दर्ज करने के बाद फौरी तौर पे मेडिकल करवाया गया है। मेडिकल कराने के बाद उस तो बाद मुलज़म को गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल की रिपोर्ट में क्या आया? मेडिकल की रिपोर्ट में जना किया है इसने, ज़्यादती आई। ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि पर्चे के अंदर, FIR के अंदर आपने कौन कौन सी दफात लगाई? 376 लगाई है, बनती 376 है जना की। 376। इस सज़ा, इस दफ़ा की मैक्सिमम सज़ा क्या है? इससे 15 से 25 साल सज़ा है इसकी। 15 से 25 साल। जब पुलिस पार्टी ने पहली दफ़ा छापा मारा तो मोहम्मद अमीन अपने घर से फरार हो गया था। आपने इसको कहाँ से और कैसे गिरफ्तार किया? उसके बाद हमने इसको गिरफ्तार किया, वो इधर जंगल में छुप गया था, पिपली पहाड़ जंगल है, वहाँ से गिरफ्तार किया इसको। वहाँ से गिरफ्तार? वहाँ से गिरफ्तार किया। तो इसके बाप ने हमें बताया कि वो इसको खुद लेके आपके पास? खुद नहीं लेके आया, हमने इसको गिरफ्तार किया। आपने गिरफ्तार किया? इलाके के MPA ने भी कोई असर रसूख इस्तेमाल किया? नहीं, कोई असर रसूख इस्तेमाल नहीं किया। अब यानी कि केस जो आपने इस्टेब्लिश किया है अपनी इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक, उसमें इस शख्स को, इस बद किरदार इंसान को मैक्सिमम कितनी सज़ा हो सकती है? मैक्सिमम 15 से 25 साल हो सकती है इसको। 15 से 25 साल। आपका अब काफ़ी तजर्बेकार पुलिस वाले महसूस हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। ये बताइएगा कि इस किस्म के केसेस के अंदर सज़ा मिलने की क्या रेशो है? ये अगर तो एविडेंस मुकम्मल हो जाए, सारी एविडेंस अदालत में कलेक्ट हो जाए, तो फिर तो हर बंदे को सज़ा मिलेगी। अकबर साहब, अमीन ने अपने इस जुर्म के हवाले से पुलिस को क्या बताया कि वो क्यों ये हरकत उसने की? उसने बताया कि मैं उनके घर गया था, ये अकेली थी, मुझे शैतान गालिब आ गया और मैंने इसके साथ जनाब जबर किया। नाज़रीन, कन्विक्शन रेट जो कि इस मुल्क में ना होने के बराबर है, क्योंकि नंबर 1 पुलिस इन्वेस्टिगेशन सही तरह कंडक्ट नहीं करती, और इन्वेस्टिगेशन अगर कंडक्ट भी हो जाए तो अदालत भी इन्फ्लुएंस में आ जाती है। इसका मुंह बोलता सबूत, बड़े बड़े केसेस हैं और बड़े बड़े मुजरिमान जो आज़ाद फिर रहे हैं। सवाल सिर्फ जो आपके सामने रखना चाहता हूँ, हम लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि हम अगर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ही रहते हैं और यहाँ पे मुसलमान हैं, तो फिर ज़ना बिल जब्र की जो सज़ा इस्लाम तजवीज़ करता है, जिसके अंदर सोसाइटी के लिए और ऐसे दरिंदों के लिए इबरत हो, वो सज़ा हमारे लॉ मेकर्स, हमारा पार्लिमान क्यों नहीं बना सकता? क्या उस कानून को बनाने के लिए फरिश्तों की मदद चाहिए या कोई आसमानी फ़ौज आएगी जो ये कानून यहाँ पर नाफिज करवाएगी? ये सवाल ज़रूर पूछिएगा अपने आप से भी और उन लोगों से जिनको वोट दे के आप इख्तिदार में लाते हैं। नाज़रीन, पंजाब में रहने वाली कौसर को उसके साथ होने वाली ज़्यादती पे क्या ये रियासत इंसाफ दे पाएगी या नहीं, और अगर इंसाफ मिलेगा तो किन किन कानूनी तकाज़ों को पूरा करके मिलेगा, ये जानने के लिए हम आए हैं। आसमा जहांगीर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की चेयरपर्सन रही और उसके अलावा पाकिस्तान बार एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी रहीं। मुझे ये बताइएगा कि कोर्ट ऑफ जस्टिस में, कानून की किताबों में कोई शख्स किसी औरत को, किसी लड़की को रेप करता है तो उसको क्या सज़ा, क्या तजवीज़ करता है कानून? कानून में तो सज़ा की कमी नहीं है, ठीक है, मगर जो सिस्टम है उसमें अगर एविडेंस आएगी, प्रोसिक्यूशन सही काम करेगा तो फिर आगे चलेगी बात। ठीक है। वहाँ पे जैसे बाकी केसेस ख़त्म हो जाते हैं तो रेप का केस सबसे पहले ख़त्म होता है, इसलिए क्योंकि रेप में औरत अपनी खुद गवाह होती है। उसके अलावा जो कोरैबोरेटिव एविडेंस होता है वो बहुत कम मिलता है। अब क्योंकि यहाँ पे एक फोरेंसिक शुरू हुआ है, DNA शुरू हुआ है, तो मेरा ख्याल में कि अब ये है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें बेहतर होनी शुरू होंगी, मगर आपको विक्टिम जो है
उसको सपोर्ट करने के लिए और उसको इनकरेज करने के लिए कि वो इंसाफ के लिए बैठी रहे और इंतज़ार करे, वो आपको एक एजुकेशन लोगों को करनी पड़ती है। जब रेप की औरत विक्टिम हो तो एक तासुर ही हमारे आदमियों का फ़र्क हो जाता है। बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी ओप्रेसिव होती हैं। ये केस जो है कौसर 24-25 साल लड़की है, दिमागी तौर पर फिजिकली बिल्कुल रिटार्डेड है। कोई शख्स, कोई इंसान, कोई मर्द सोच नहीं सकता ऐसी किसी एंटिटी को रेप करने आपको का। मैं एक अर्ज करना चाहती हूँ, आप कहते हैं कोई मर्द सोच नहीं सकता, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मर्द की सोच बहुत कई लोगों की जो ये काम करते हैं और ऐसे होते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि मैंने बहुत सारी औरतों को देखा जो कि मेंटली चैलेंज थी और वो जेलों में पड़ी हुई थी। उनके ऊपर 109 के पर्चे थे और 109 का पर्चा होता है आवारागर्दी का। जब हम जाते हैं उसको बाहर निकालने के लिए तो वो फ़ौरन उसको पहले ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उस औरत को पुलिस वालों ने रेप किया होता है, फिर 109 पर्चों के अंदर उनको इन्वॉल्व करके जेल में डाला होता है। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो हैं वो कहाँ पे हैं? उनकी अफादियत क्यों नहीं दिखाई दे रही? ना गवर्नमेंट किसी तरह का प्रेशर ले रही, ना पब्लिकली उसकी को एको सोसाइटी में हमें सुनाई दे रही। आप सही कह रहे हैं कि आवाज़ें कम हो गई हैं, केसेस बड़े हैं या नहीं बड़े ये मैं नहीं कह सकती, मगर रिपोर्टेड अब ज़्यादा होने लगे हैं। हमारे जज साहब भी रेप की औरत को बड़ी बुरी निगाह से देखते थे, अब तो बहुत बदल गया है ये सिलसिला, कम से कम एटीट्यूड का। You're right. वो तो औरतें निकली, उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारे जल्द से जुलूस किए तो एटीट्यूड बदला है। मगर जब आपका पूरा लीगल फ्रेमवर्क और उसका मैकेनिज्म का स्ट्रक्चर केव इन कर रहा हो तो आप किस किस चीज़ को रोएंगे? औरतों का रेप, बच्चों की किडनैपिंग, ह्यूमन स्मगलिंग, किसको रोएंगे? कौसर और इस जैसी हज़ारों लड़कियां जो हैं जिनके साथ ज्यादती हुई, जिनके साथ रेप हुआ, जिनकी इस असमत को तार तार कर दिया गया, स्टेट क्या करे अब? इसको सब मैस को सम अप करने के लिए, इसको एलिमिनेट करने के लिए देखिए, स्टेट को पहले तो ये है कि हम औरतों के जो हकूक़ हैं वो बाकी चीज़ों से भी जुड़े हुए हैं। जब तक स्टेट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ठीक नहीं करेगी और उसका जवाब ये नहीं है कि आप फ़ौरन मिलिट्री कोर्ट्स खड़ी कर दें, उससे जस्टिस सिस्टम और ख़राब होता है इन द लॉन्ग टर्म। इसको जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, आपको पुराने बरूने मुल्क लोगों ने फोरेंसिक तो बना दी, मगर वहाँ पे फोरेंसिक में एक ही बंदा है जो कि स्पेशलिस्ट है, बाकी आप रखेंगे वो लोग जो कि आपके जानने वाले हों और आपके पार्टी के हों, तो फोरेंसिक नहीं चल सकती ऐसे। बट कता कलाम के लिए माफ़ कीजिएगा, ये तो हमें हर जगह पे, कोई डिपार्टमेंट, कोई दफ्तर, कोई इदारा, आपकी गवर्नेंस जहाँ पे ये तो हमारी आपका जंगल का रूल होगा। आप नहीं समझती कि हमारे हुक्मरानों ने जो एजुकेशन से हमें दूर रखा, दैट कुड बी अ रीजन ऑफ देखिए, बहुत एजुकेटेड लोग मैंने देखे हैं पाकिस्तान में, कैम्ब्रिज के और ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए, मुनाफकत से भरे हुए, और इस मुल्क को जितना उन्होंने नुकसान पहुंचाया शायद ही किसी ने पहुंचाया हो। यहाँ पे किसी गरीब अनएजुकेटेड इंसान ने इस मुल्क को नहीं नुकसान पहुंचाया, यहाँ पे वो रूलिंग एलीट ने ही नुकसान पहुंचाया। सो ये एजुकेशन और ये वो, मैं इन चीज़ों में इस तरह यकीन नहीं करती। मैं कहती हूँ एजुकेशन लोगों को एम्पावर करता है, मगर लोगों की खबासत को ख़त्म नहीं करता है। जिस दरिंदे की आपने अभी बात की, जो कि दपालपुर का दरिंदा है, तो आपका ख्याल है कि ये दरिंदगी जो है ये एजुकेटेड लोगों में नहीं है? सिर्फ ये है कि वो पकड़ा जाएगा और एजुकेटेड नहीं पकड़ा जाएगा। सो ये आप छोड़ दें एजुकेशन। जब आपका पूरा सिस्टम यहाँ पे बदबूदार है तो फिर आप एजुकेशन ले आए, आपको उसकी ही हवा लगेगी। जब तक हमारी अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा, मेयारी और सस्ता इंसाफ नहीं मिलेगा, इस सोसाइटी को हम शायद उतने बड़े पैमाने पे तब्दील ना कर सकें जितनी तब्दीली इस फ्रस्ट्रेशन के एनवायरनमेंट में हम चाहते हैं। प्रोग्राम का फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। मेज़बान अहमद इमरान ख़ान को हम लोग की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।